चलिए स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा सारण में। चलिए मैं फिर हाजिर हो गया। एसके झा का जो एसके झा सर का जो रेलवे का स्पेशल बुक आया हुआ है आर के सिंह सर का हम उसका आज प्रैक्टिस सेट 8 करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 7 तक हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 8। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको फायदा मिल सके। और आप सभी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि बिना काम के आप सभी बाहर ना जाएं। अगर बाहर ज़्यादा जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें और मास्क और सैनिटाइजर के साथ निकलें, क्योंकि आप सब हालात देख रहे हैं कि अभी बहुत बुरा हाल चल रहा है कोरोना की वजह से। तो सेफ रहें, सुरक्षित रहें और घर पे रहें। और ऐसे ही आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कि किसी राशि को चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से लगाया जाता है। 2 तथा 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 210 तथा 331 है। 2 वर्ष की बात करें तो चक्रवृद्धि ब्याज 210 और 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 331 है। ठीक है। अब हमसे पूछा गया है कि मूलधन तथा दर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? प्रिंसिपल और रेट। हमको प्रिंसिपल क्या होगा, रेट क्या होगा। हम क्या करते हैं, अगर हम पहला ऑप्शन लेते हैं, हमने पहला ऑप्शन लिया कि रेट 10% है और मूलधन 1000 है, तो क्या ये सेटिस्फाइड करता है? हम निकालेंगे 1000 का अगर हम 10% निकालते हैं तो 1000 का 10% क्या हो जाएगा? 100 रुपया, यानी ये पहले साल का। ठीक है। अब दूसरे साल का भी अगर हम निकालें तो 1000 का अगर 10% निकालते हैं तो 10% क्या होगा? 100 रुपया होगा। दूसरे साल का 10% 100 रुपया होगा। लेकिन ये 100 रुपया के बावजूद भी जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो 10 रुपया लगेगा, यानी कि इसमें 10 रुपया और लगेगा। ठीक है। तो ये 2 साल का केस में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया? 210 रुपया हो गया। एक तो ये तरीका। दूसरा, अगर हम 10% की बात करें तो 10% के लिए 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की जाती है, तो हम क्या करते हैं? सक्सेसिव लगाते हैं एक्स वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, यानी कि 10 प्लस 10 गुना 10 बटा 100, यानी कि टोटल 21%। यानी कि 1000 का अगर आप 21% निकालते हैं तो कितना होता है? 210। यानी कि एक तो 2 साल के केस में ये सेटिस्फाइड कर दिया। अगर हम तीसरे साल की बात करें तो तीसरे साल की क्या हो जाएगा? 1000 का 10% तो लगेगा ही लगेगा, और ये 210 का ये 1 साल का 10% लगेगा कितना? 100 रुपया तो लगेगा ही। लेकिन ये 210 का भी अगर हमसे 10% निकाला जाए तो 210 का 10% कितना हो जाएगा? जब 210 का 10% करेंगे तो ये 21 रुपया हो जाएगा, यानी कि 21 रुपया। अब देखिए कितना हो जाएगा? 210 ये 121 ये कितना हो गया? 210 प्लस 121, यानी कि ये हो गया 331 रुपया। यानी कि ऑप्शन ए जो है ये सेटिस्फाइड करता है, यानी कि रेट हमारा 10% होगा और प्रिंसिपल हमारा 1000 रुपया होगा। तो ऑप्शन ए ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि समीकरण x² माइनस 12x प्लस के बराबर 0 हो का एक वर्ग x बराबर 3 है तो दूसरा वर्ग कितना होगा? यानी अगर x बराबर 3 हम रखते हैं तो क्या होगा? अगर x का मान अगर हम 3 रखेंगे x में तो ये क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर माइनस 12 गुना 3 प्लस के बराबर 0। ठीक है। ये 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 माइनस 12 3 36 प्लस के का मान 0। तो यहाँ से ये 3x², ये 12 36 प्लस के बराबर 0। तो यहाँ से के का मान कितना आ जाएगा? 9 में से 36 जाएगा तो के माइनस 27 बराबर 0। तो के का मान क्या आ जाएगा? 27। जब के का मान हमारे पास 27 आ गया तो x का मान अगर हम 3 रखें इसमें तो 1x का मान 3 तो ये कितना गुना है? 3 का 9 गुना है, यानी कि दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हमारा 9 हो जाएगा, x बराबर 9। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा?
तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। या देखिए हम क्या करेंगे, जब k का मान हमारे पास 27 आ गया तो इस इक्वेशन में अगर एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस के का मान 27 रखेंगे तो क्या होगा, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 3x प्लस 27 बराबर 0। तो x यहाँ से कॉमन लेंगे तो x माइनस 9 बचेगा और यहाँ से -3 x माइनस 9 बराबर 0, यानी एक तो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 9 बराबर 0। तो एक बार x का मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा और x का मान 9 आ जाएगा। तो एक बार x का मान 3 आया तो एक बार x का मान क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि कोई व्यक्ति 1,40,000 दो प्रकार के बॉन्डों में निवेश करना चाहता है। बॉन्ड ए पर 12% वार्षिक आय है तथा बॉन्ड बी पर 16% वार्षिक है, परंतु यह प्रतिबंध है कि बॉन्ड बी में निवेश राशि बॉन्ड ए में निवेश राशि से 40% ज़्यादा नहीं हो सकती है। वह व्यक्ति प्रति वर्ष कितने अधिकतम आय प्राप्त कर सकता है। देखिए एक ए है, ए बॉन्ड है, दूसरा बी है, यानी अगर इसमें 100 रुपये इन्वेस्ट करता है तो इसमें कितना करता है, 40%। ठीक है, इसमें अगर 100% करता है तो इसमें कितना करता है, 40%। ठीक है, लेकिन टोटल रुपया कर रहा है 1,40,000 कर रहा है, यानी कि ए वाले में 1 लाख रुपया करता होगा तो बी वाले में कितना करता होगा, 40,000 रुपये। अब ए पे 12% के हिसाब से खर्च कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, और बी पे 16% के, बी पे 16% पे। तो 1 लाख का 12% कितना होगा, परसेंट से 2 जीरो कट गया तो ये हो जाएगा 12,000 रुपया, और बी का 2 कट जाएगा ये जीरो तो 16 चौके 64, यानी कि इससे 6400 रुपया होगा। तो पूछ रहा है कि वह व्यक्ति प्रति वर्ष कितने अधिकतम आय प्राप्त करता है, यानी 12,000 तो ए से प्राप्त करता है और बी से 6,400, तो ए प्लस बी से कितना इन्वेस्ट प्राप्त करेगा, 12,000 और 6400, यानी कि 12 6 18,400 रुपये इससे प्राप्त करेगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 36 के पावर 36/10 का शेषफल क्या होगा। अब देखिए 36 के पावर 36/10, यानी कि इस 36 को हम 30 प्लस 6 के पावर 36 लिख सकते हैं, बट्टे में क्या हो गया, 10। अब 30 को 10 से तो भाग देंगे तो ये कट जाएगा 3 बार में, लेकिन 6 के पावर 36 को 6 के पावर 36 को बट्टा 6 के पावर 36/10 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे a के पावर m गुना n के रूप में लिख सकते हैं। तो इसे 6 गुना 6 के पावर 35 हम लिख सकते हैं, क्योंकि a के पावर क्या होता है, a के पावर m गुना a के पावर n बराबर क्या हो जाता है, a के पावर m प्लस n, यानी कि 6 गुना 6 के पावर 35/10 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसे काट दें तो ये 2 3 6 2 5 10, यानी कि 3 गुना 6 के पावर 35/5 हो गया। अब देखिए ये 6 में अगर 5 से हम भाग देंगे क्या होता है, 6 में अगर 5 से भाग दीजिएगा तो शेषफल क्या आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1, रिमाइंडर आएगा 1। अब 1 के पावर कुछ भी रखिएगा तो क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा। जब 1 के पावर कुछ भी रखिएगा तो क्या आ जाएगा, 1, यानी कि 3 गुना 1/5, यानी कि 3/5 हो गए। लेकिन हमको भाग किस पे देना है, 10 से, तो ऊपर नीचे 2 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 5 दूनी 10। अगर 6 में 10 से भाग देते हैं तो निगेटिव कितना आता है, 4। निगेटिव जो माने शेषफल आता है माइनस का 4 आता है, तो नीचे वाले से 10 में से 4 घटा देंगे क्या हो जाएगा, 6, यानी इसका जो शेषफल आएगा वो 6 आएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि एक थोक विक्रेता 3 प्रकार के सेब जिनका मूल्य 40 रुपया, 50 रुपया तथा 60 रुपया किलो, यानी इसका प्राइस कितना है, 40 रुपया, 50 रुपया और 60 रुपया। ठीक है,
इसे किस अनुपात में, वजन के आधार पर 1:3:5 में मिश्रण करता है, 1:3:5 में मिश्रण करता है। तो ये कितना हो जाएगा, 40, 50 × 150, 6×5 = 30, यानी इन सभी को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 180 और 40 × 40, 50 × 150, 6×5 = 30, यानी कि 300। ये हो जाएगा 190, यानी कि 490। ये किस अनुपात में आ गया, 400। टोटल इसका कितना हो गया, 490। और किस अनुपात में मिलाया गया था, 3:1, 4:1, 5, यानी कि 9 अनुपात में मिलाया गया था। तो 490/9। अगर इसे कॉस्ट प्राइस दे दें और सेलिंग प्राइस की अगर हम बात करें तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, कितना में बेच रहा है, इन तीनों को मिला के 59.88 में इन सभी का मिश्रण को बेच रहा है, 59.88 में बेच रहा है। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या आ जाएगा, ये 9 उधर जाके गुना हो जाएगा। तो 490 × 8 9 72 के 2 हाथ में 7, 8 9 72 7 99, सॉरी 72 और 7 79 के 9 हाथ में 7, 99 81 7 88 के 8 हाथ में 8, 9 5 45 और 8 408, 9 5 45 8 5 53, यानी कि 538 रुपया 92। अब देखिए कोई वस्तु को आपने 490 रुपये में खरीदा है और उसे 538 रुपया 92 पैसा में बेच रहे हैं, तो आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो इन दोनों का अंतर देखेंगे तो यहाँ तो 10 10 38, यानी कि 48 रुपया 92 पैसा का प्रॉफिट हो रहा है। किस पे, 490 रुपया पे। तो 100% पे कितना होगा, तो हम इसे कह सकते हैं 489, यानी कि ये कट जाएगा 10 बार में, मान लीजिए ये 10 बार में कट गया, तो 10 से कितने बार में कट जाएगा, 1 बार में, यानी कि 10% के आसपास ये आंसर होगा, यानी कि 10% के आसपास ये आंसर होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि किसी परीक्षा का प्रश्न पत्र 2 वर्गों में बांटा हुआ है, प्रत्येक वर्ग में 4 प्रश्न है। कोई विद्यार्थी 5 प्रश्नों को हल करता है, लेकिन किसी भी वर्ग से 3 से अधिक प्रश्नों को हल नहीं कर सकता है। यानी कि मान लीजिए एक ए वर्ग है, एक बी वर्ग है, दोनों में 4-4 क्वेश्चन है, ठीक है। आपको किसी भी वर्ग से 3 से अधिक क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। अगर आप 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वर्ग ए से 3 कीजिएगा, फिर वर्ग बी से 2 कीजिएगा, एक ये तरीका होगा। या आप वर्ग ए से 2 कीजिएगा और वर्ग बी से 3 कीजिए। आपके पास यही ऑप्शन होगा, आपके पास 2 ऑप्शन होगा कि आप ए से 3 क्वेश्चन करें और बी से 2 क्वेश्चन करें, या ए से 2 क्वेश्चन करें, बी से 3 क्वेश्चन करें, यही तरीका होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो अगर आप ए से 3 क्वेश्चन करें और बी से 2 क्वेश्चन करें, प्लस या तो बी ए से 2 क्वेश्चन करें और बी से 3 क्वेश्चन करें, क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। 4C2 का मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस 4C2 का मान 6 और 4C3 का मान 4, ये क्या हो जाएगा 4 × 24 प्लस 24, यानी कि 48। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, 48 हमारा सही आंसर हो गया। तो ऑप्शन बी हमारा सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि तरुण ने एक टीवी सेट उस पर अंकित मूल्य 20% के छूट पर खरीदा, ठीक है। यदि उसने 25% छूट पर खरीदा होता तो उसे 500 रुपया का फायदा होता। तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, देखिए कितना पे खरीदा, 20% पे खरीदा, ठीक है। अगर ये 25% छूट पे खरीदा रहता तो इसका कितना परसेंट, 5% के फायदा पे 5% का अंतर पे इसे कितना का फायदा होता, तो 500 रुपया का फायदा होता। अगर हम 1% की बात करें तो 1% पे इसे कितना का फायदा होता, 100 रुपया फायदा होता। तो इसका 100% कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। तो जब इसको 100 से गुना करेंगे तो इसको भी 100 से गुना करेंगे, यानी कि 100% बराबर क्या हो जाएगा, 10,000 हमारा उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो
तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि एक छात्र 25% अंक प्राप्त करता है और 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी 60 अंक से फेल हो जाता है, जबकि एक दूसरा छात्र जो 50% अंक प्राप्त करते हुए परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम आवश्यक अंक से 40 अंक जो है वो ज़्यादा प्राप्त करता है। तो परीक्षा के लिए अधिकतम कितने अंक रखे गए थे, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स क्या था? देखिए 25% मार्क्स लाता है और 60 नंबर से क्या हो जाता है? फेल हो जाता है पहला लड़का। दूसरा लड़का 50% अंक प्राप्त करता है जो कि पासिंग मार्क्स से 40 नंबर ज़्यादा था, यानी कि पासिंग मार्क्स से 40 नंबर ज़्यादा, अगर ये 40 नंबर नहीं हो लाता तो ये पास कर जाता। तो परसेंटेज को परसेंटेज की तरफ ले जाएंगे, यानी कि ये 40 को इधर लेके आएंगे तो 60 प्लस 40 बराबर, और ये उधर जाके 50% माइनस का 25% हो जाएगा। अब देखिए ये 25% का वैल्यू कितना के बराबर हो जाएगा? तो 100 के बराबर हो जाएगा। कितना? 100 के बराबर हो जाएगा। तो कोई भी मार्क्स अपने आप में 100% होता है, तो अगर हम इससे 4 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 100% हो जाएगा। यानी कि अगर इसमें भी हम 4 से गुना कर देंगे तो ये 400 हो जाएगा, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स उसमें कितना थे? तो 400 नंबर का वो एग्जाम था। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि यदि 9x प्लस 4y बराबर 15 हो तथा kx प्लस 12y बराबर 45 हो, संरेख रेखाएं हो, तब k का मान क्या होगा? देखिए क्या होता है, कोई हल किस केस में नहीं होता? जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, इसमें कोई हल नहीं होगा। ठीक है। और जब अनंत हो तब क्या होता है? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, यानी कि अनंत जब हो। ठीक है। जब संरेख रेखाएं होंगी तो क्या होगा? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो जाएगा। तो बस हम इस पे अप्लाई करेंगे। a1 हमारा क्या होता है? ये किस ax1 प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 होता है। ये a1 है। ठीक है, a1x। ठीक है। ये क्या होता है? a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब यही a1 बटा a2 होगा। a1 क्या हो जाएगा हमारे पास? 9 बटा k बराबर b1 क्या हो जाएगा? 4 बटा 12, ये b1 हो गया, ये b2 हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा? c1 बटा c2, यानी कि 15 बटा 45। अब देखिए कोई दो ले लें, अगर 4 तियाँ 12, ये भी 3, 15 तियाँ 45, ये भी 3, यानी कि 9 बटा k बराबर 1 बटा 3 हो, तो k का मान क्या हो जाएगा? k इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 9 3 27, तो हमारा k का मान क्या आ जाएगा? 27 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि अमन तथा कपिल क्रमशः दिल्ली तथा ग्वालियर से एक दूसरे की तरफ एक ही समय निकलते हैं। वे मथुरा में मिलते हैं तथा मिलने के बाद वह ग्वालियर तथा दिल्ली पहुंचने के लिए क्रमशः 196 मिनट तथा 225 मिनट लेते हैं। यदि अमन की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है तो कपिल की गति क्या है? देखिए मान लीजिए ये अमन है, अमन यहाँ से चला, कपिल यहाँ से चला, कपिल यहाँ से चला। अब ये दोनों यहाँ आके मिले, मान लीजिए ये एक मिड पॉइंट है, यानी कि मथुरा में वो लोग आके मिले। मथुरा में आके ये दोनों क्या होते हैं? मिलते हैं, और मिलने के पश्चात एक 196 किलोमीटर, यानी कि एक 196 किलोमीटर मिनट में पहुंचता है, एक 225 मिनट में पहुंचता है। यही क्वेश्चन कहा गया है। इस तरह के प्रश्न को हम डायरेक्ट कैसे करते हैं कि v1 बटा v2 बराबर अंडर रूट t2 बटा t1 डायरेक्ट निकालते हैं कि जब दो आदमी एक दूसरे स्थान से चला और बीच में किसी भी रास्ते में मिला तो उसे v1 बटा v2 बराबर
अंडर रूट T2 बटा T1 करके निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे T1 T2 क्या है, मान लीजिए T1 हमारा 196 है, T2 225 है, तो 225 बट्टा 196 ये क्या हो जाएगा 15 बट्टा 14। अब क्या हुआ, कहा कि मान लीजिए जो ये मान लीजिए ऊपर वाला अमन है, ठीक है, और V2 जो चल रहा है ये कपिल है। अगर कपिल 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि नीचे वाला में भी अगर हम 2 से गुना कर देंगे तो इसका चाल कितना आ जाएगा 28 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि कपिल का जो चाल होगा वो 28 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न को आप कभी भी इसी तरीके से कीजिए कि जब दो आदमी एक दूसरे स्थान से अपोजिट स्थान से चलना शुरू किया, बीच में उन्होंने मिला और वो मिलने के बाद उनका जो समय लगा वो जब गिवन रहे तो बस यही लगाइए V1 बटा V2 बराबर अंडर रूट T2 बाई T1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि आर्टिकल शब्द के अक्षरों को विभिन्न तरीकों से यादृच्छिक व्यवस्थित किए जाते हैं तो स्वरों को सम स्थानों पर आने की क्या प्रक्रिया है। ये क्या है आर्टिकल, आर्टिकल। अब इसमें देखिए कॉन्सोनेंट और वोवेल की बात की जाए तो वोवेल की बात की जाए तो ए आई ई, ये क्या है वोवेल है, ठीक है। उसके बाद क्या बच गया RTCL, RTCL क्या हो गया ये कॉन्सोनेंट है। अब ये तो 3 है और ये 4 है, ठीक है। जब ये 3 और 4 है तो इसे किस तरीके से हम सजा सकते हैं, फैक्टोरियल 3 गुना फैक्टोरियल 4 और ये टोटल कितना है तो फैक्टोरियल 7 है। अब फैक्टोरियल 3 को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुना 2 गुना 1, फैक्टोरियल 4 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 बट्टे फैक्टोरियल 7 को लिख सकते हैं 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ठीक है। तो ये तो 4 3 2 1 से कट गया सीधे, 3 दूनी 6, ये 6 कट गया, यानी कि 1/35 तरीके से हम इसे व्यवस्थित कर सकते हैं। तो 1/35 यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि एक रेलगाड़ी को किसी स्टेशन से चलने के 3 घंटे बाद दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 1 घंटा रुकना पड़ा। उसके बाद यह रेलगाड़ी मूल गति की 75% गति से आगे चली तथा अपने गंतव्य स्थान पर 4 घंटा देरी से पहुंची। यदि दुर्घटना उसी रेलवे लाइन पर 150 किलोमीटर आगे हुई होती तो गाड़ी केवल 3.5 घंटा विलंब से पहुंचती। तो यात्रा की दूरी तथा गाड़ी की मूल गति भी। देखिए हमसे क्या बोला गया है, सबसे पहला बात कि एक रेलगाड़ी, मान लीजिए एक रेलगाड़ी यहाँ से चली और यहाँ 3 घंटे बाद यहाँ पे उसका एक्सीडेंट हो गया। अगर ए से चली बी पे इसका एक्सीडेंट हो गया और यहाँ इसको 1 घंटा क्या करना पड़ा, रुकना पड़ा। 1 घंटा रुकने के बाद अब इसका चाल जो है वो 75% कम हो गई और वो अपने गंतव्य स्थान से यहाँ पहुँचने में 4 घंटा, मान लीजिए यहाँ सी पर पहुँचना था तो 4 घंटा डिले कर गई, यानी लेट कर गई। दूसरा कह रहा है यदि 4 घंटा देरी से पहुंची, यदि दुर्घटना उसी रेलवे लाइन पर 150 किलोमीटर आगे हुई होती। अगर यहाँ पे न होके 150 किलोमीटर आगे अगर दुर्घटना हुई रहती, मान लीजिए यहाँ पे डी पॉइंट पे हुआ रहता, 150 किलोमीटर आगे हुई होती तो गाड़ी केवल 3.5 घंटा विलंब से पहुंचती। तो यात्रा अगर यहाँ हुआ रहता तो जो ट्रेन है रुकती तो 1 घंटा यहाँ पे भी। अगर मान लीजिए 1 घंटा एक्सीडेंट के कारण यहाँ रुकी तो 1 घंटा एक्सीडेंट के कारण यहाँ भी रुकी होगी। तो लेकिन अब यहाँ कितना देर में पहुंची, 3.5 घंटा में पहुंची। तो इन दोनों का गैप जो है कितना घंटा का गैप है, तो 30 मिनट का गैप है। कितना का मिनट का गैप है, 30 मिनट का। लेकिन वो अपने चाल से 75% रिड्यूस हो गई। 75% का मतलब होता है 75/100, यानी कि 25 या 75, 25 चौबीस है 3/4। यानी गाड़ी की अगर स्पीड की बात करें तो पहले 4 था अब 3 हो गया।
तो टाइम क्या होता है, स्पीड का इन्वर्सली होता है, तो 3 से 4 हो जाएगा। इन दोनों का गैप, एक रेशियो का गैप किसके बराबर है, 30 मिनट के बराबर है। तो ये कितना टाइम लगता है, यहाँ 90 मिनट लगता है और यहाँ पे कितना लगता है, 120 मिनट। ठीक है, अब देखिए 90 मिनट में ये कितना घंटा डिले कर रही, 150 मिनट। 90 मिनट का मतलब होता है 1.5 घंटा, यानी कि 3/2 घंटा में ये 150 किलोमीटर का अंतर को डिफेंड कर अंतर होता है। यानी अगर 1 घंटा की बात की जाए, 1 घंटा में क्या हो जाएगा, 3 से काट दीजिए, ये कट जाएगा 50 बार में, 2 उधर जाके गुना हो जाएगा, यानी 1 घंटा में कितना दूरी तय करती है, तो 100 किलोमीटर इसका गति आ गया। यानी जब गति हमारे पास 100 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, तो ऑप्शन एक ही है जिसमें 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। लेकिन हमको दूरी निकालना है। जब दूरी निकालना है तो अब देखिए 1 घंटा में कितना देर चलता है, 100 किलोमीटर, यानी कि ये 3 घंटा में कितना चली होगी, 300 किलोमीटर। अब जो डिले होता है, यानी ये जो 30 मिनट का डिले होता है, 30 मिनट का डिले 150 किलोमीटर के बराबर है। तो अगर हम यहाँ पे 3 से 60, 3 घंटा का, ठीक है, यानी अगर यहाँ 30 मिनट में 150 घंटा है, तो अगर 6 से गुना कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 180 मिनट में कितना चल देगी, 900 किलोमीटर। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूरी कितना तय करेगी, 900 किलोमीटर। अब ये ए से लेके सी तक की दूरी कितना हो जाएगी, 900 प्लस 300, 1200। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1200 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि टावर के पथ से जाने वाली रेखा पर 3 संरेख ए, बी और सी से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो ए बी बी सी ज्ञात कीजिए। ए बी बी सी ज्ञात करना है। मान लीजिए ये एक टावर है, ठीक है, और यहाँ से एक गया है। इस एंगल का मान 30 डिग्री है, इसको हम ए बोलते हैं। यहाँ से ये यहाँ है, इसको बी बोलते हैं। ये कितना है, 45 डिग्री। और ये यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री है, और इसको हम कहते हैं सी, और इसको हम ए मान ले, डी मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं कि 60 डिग्री का कोई चीज़ है, तो ये क्या हो जाएगा, 30 डिग्री का, ये 60 है, ये 30 है, ये तो 90 डिग्री होगा। तो हम जानते हैं कि 60 डिग्री के सामने √3 होता है और 30 डिग्री के सामने 1 होता है, यही होता है। तो ये 60 डिग्री के सामने √3 हो गया, तो ये 30 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी सी डी का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ये वाला संग लेते हैं, 45 डिग्री के सामने क्या होता है, तो 45 डिग्री, ये 45 डिग्री का एंगल होगा, तो ये भी 45 डिग्री का होगा, और ये क्या हो जाए, 90 डिग्री। तो 45 डिग्री के सामने ए होता है और 45 डिग्री के सामने ए होता है। अब 45 डिग्री के सामने ये कितना है, तो √3 है। तो ये जब इसके सामने √3 है, तो इसके सामने क्या हो जाएगा, ये बी से लेके डी तक का मान क्या हो जाएगा, √3। जब बी से डी तक का मान √3 है और सी डी का मान 1 है, तो बी सी का मान क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 - 1। क्या हो जाएगा, √3 - 1। अब देखिए हमने इसमें क्या कहा है कि अगर ये चीज़ है, ये 30 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री होगा और ये 90 डिग्री होगा। और 30 डिग्री के सामने ए होता है, तो 60 डिग्री के सामने क्या होता है, ए √3 होता है। अब ये 30 डिग्री के सामने अगर √3 है, देखिए जब 30 डिग्री के सामने अगर √3 है, तो 60 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा, √3 गुना √3, यानी कि 3 हो जाएगा। यानी कि ए से लेके डी तक का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब ए से लेके डी तक का मान 3 हो जाएगा, तो ए से बी का मान क्या हो जाएगा, यानी कि ए बी का मान क्या हो जाएगा, इन दोनों का योग में से माइनस, यानी कि √3 - 1 + 1, तो ये 1 से 1 कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, √3। यानी कि ये 3 - √3 हो जाएगा। यानी कि ए बी का मान क्या हो जाएगा, 3 -
√3। जब ए बी का मान हमारे पास 3√3 आ गया, इसको अब हम मिटा दें। अब हम इसको जब मिटा देते, इसको यहीं रहने देते ताकि आपको समझ में आएगा। अब हमसे पूछा है कि ए बी बट्टा बी सी क्या हो जाएगा। ए बी हमारा कितना मान है, 3 - √3, और बी सी का मान क्या है, √3 - 1। ठीक है, अगर हम √3 - 1 का ऊपर नीचे गुना कर दें तो कोई फर्क नहीं, हर परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ √3 + 1 बट्टा √3 + 1 से गुना करेंगे तो देखिए a - b a + b, तो इन दोनों का गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखिए 3 से √3 में गुना करेंगे तो 3√3 + 3 माइनस का √3 और √3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस यानी कि माइनस का √3 बट्टे ये a² - b² यानी √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और माइनस का 1 यानी कि 2, 3 - 1। यहाँ 3 से 3 कट गया, यहाँ क्या बचा, 3√3 - √3 बट्टा 2 यानी कि 2√3 बट्टा 2, 2 2 कट गया यानी कि √3 हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो √3 बट्टा 1 क्या आ जाएगा, √3 बट्टा 1 यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि राम श्याम को एक आम देता है। राम, यहाँ राम साहब हैं और यहाँ श्याम, ठीक है। राम श्याम को एक आम देता है तो दोनों के पास बराबर आम हो जाते हैं। लेकिन यदि श्याम राम को एक आम देता है तो राम के पास श्याम से 3 गुना आम हो जाते हैं, तो उनके पास आमों की संख्या क्या होगी, ऑप्शन पकड़ेंगे। ऑप्शन ए देखते हैं 4 और 2, ऑप्शन बी लिखते हैं 5 और 7, ऑप्शन सी 5 और 3, और ऑप्शन डी 6 और 4। अब देखिए कह रहा है कि राम अगर श्याम को आम देता है तो वो दोनों क्या हो जाते हैं, आपस में बराबर हो जाते हैं। लेकिन श्याम राम को आम देता है तो राम 3 गुना हो जाता है किसके, श्याम के। अब देखिए 2 में से 1 आम माइनस कर देंगे, इसमें 1 आम प्लस कर देंगे तो ये तो 5 आम हो जाएगा और ये 1 आम हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन गलत है। काम खत्म कीजिए। अगर श्याम इसको 1 आम देता है तो ये 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, लेकिन ये दुगना तिगुना इसका नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, बराबर तो हो जाएगा। अगर ये इसको 1 आम दे देगा तो राम और श्याम दोनों बराबर हो जाएगा, लेकिन राम श्याम का तिगुना नहीं होगा, तो ये गलत है। अब देखिए श्याम अगर राम को 1 आम देता है तो ये 1 आम दे दिया तो कितना हो जाएगा, 6 और 1 2, क्या हो जाएगा, यानी कि ये तो तिगुना हो रहा है। अगर राम श्याम को 1 आम देता है तो ये भी 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी ही हमारा सही आंसर है कि राम अगर श्याम को 1 आम दे देगा तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अगर श्याम राम को 1 आम दे देगा तो ये 2 गो हो जाएगा, ये 6 गो हो जाएगा, यानी श्याम का राम तिगुना हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है यदि बहुलक का मान 14 है और अंकगणितीय माध्य 5 है तो माध्यिका ज्ञात कीजिए। एक फॉर्मूला होता है कि मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन क्या होता है, यानी कि बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका, 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। अब हमारे पास बहुलक का मान कितना दिया हुआ है, बहुलक का मान 14 दिया है, माध्यिका का मान बोल रहा है निकालने के लिए तो 3 गुना x कर देंगे, माध्य दिया है 5 तो 2 गुना 5 कर देंगे, यानी कि 14 बराबर 3x माइनस 10, ये 10 इधर आएगा तो 24 हो जाएगा बराबर 3x, 3 से 8 बार में कट जाएगा 24, यानी x का मान 8 आ गया, यानी कि माध्यिका का मान क्या आ गया, 8 आ गया। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि एक मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात 3:1 है। ये मदिरा हो गया और ये पानी, यानी कि मदिरा और पानी का अनुपात कितना दिया है, 3:1, ठीक है। लेकिन कह रहा है मिश्रण से कितना भाग निकाला जाए
कि उतना ही पानी मिला दिया जाए कि मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात कितना हो जाए, 1:1 हो जाए। क्या हो जाए, 1:1 हो जाए। यानी कि मदिरा यहाँ 3 है तो मदिरा यहाँ भी 3 करना होगा, तो 3 में गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3:3। क्या हो जाएगा, 3:3। अगर हम देखेंगे तो ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल 6 यूनिट हो गया। और अंतर इन दोनों में कितना का अंतर हो जाएगा, 2। अब 2 यूनिट में 6 का अंतर है, तो 1 यूनिट में क्या हो जाएगा, 3। तो ये क्या आ जाएगा, या तो आप 2/6 कर लीजिए या 1:3। 2/6 यानी कि 1/3, यानी कि 1:3 में निकाल लीजिए, तो 1/3 आप निकाल लीजिएगा तो उतना ही आंसर आ जाएगा, 1:1 में आ जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि 96 के लिए सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा। अब देखिए 96 के लिए सभी गुणनखंड का योग, 96 को हम लिख सकते हैं 32 × 3, ये हो गया 96। अब 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 5 × 3। 3 को हम 3 के पावर 1 लिख सकते हैं। तो अब गुणनखंडों के योग के लिए हम क्या करते हैं, शुरू करेंगे 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4 प्लस 2 के पावर 5। अब 3 के पावर 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1। ठीक है, चलिए 2 के पावर 0 1, 2 के पावर 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 2 का 4 16, 2 के पावर 32। ठीक है, अब इन सभी को जोड़ देंगे, गुना 3 के पावर 0 1 और 3 के पावर 3, इन सभी को जोड़ेंगे, 2 1 3 4 3 7 8 7 15 6 31, 31 और 32, 31 32 कितना हो जाएगा, 63। 63 गुना 4 यानी 4 3 12 के 2, हाथ में 1, 4 6 24 1 25 यानी कि 252 हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सही होगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे क्रमशः 5 10 12 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 हो तथा 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 हो। किससे, 5 10 12 15। अगर हम इसका एलसीएम लें तो 5 10 12 15 का एलसीएम कितना होता है, 60 होता है। क्या होता है, 60 होता है। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 हो तथा 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 हो। अब 60 से कौन सी संख्या का, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए 91, ऑप्शन बी 175, ऑप्शन सी 189, ऑप्शन डी 182। अब 60 से अगर उसे विभाजित किया जाए तो शेषफल 2 आना चाहिए। इन सभी में देखिए ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 60 का 180, शेषफल 9 नहीं आ रहा, यानी कि ऑप्शन डी जो है 182, इसमें अगर 60 से विभाजित किया जाए तो 182 को जब हम 60 से विभाजित करेंगे तो 60 के 180, 2 शेष आ रहा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। अब 182 को 7 से अगर हम विभाजित करें तो शेषफल 0 आना चाहिए। देखिए 7 दूनी 14, 7 6 42, यानी कि ऑप्शन डी ही है हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है ए एक काम को 12 दिन में एक कार्य कर सकता है, बी इसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं लेकिन कार्य खत्म हो जाने से 3 दिन पहले ए छोड़ देता है। तो दोनों ने साथ मिलकर कितने दिन कार्य किया। ए एक काम को कितना दिन में कर सकता है, 12 दिन में। बी इस काम को कितना दिन में कर सकता है, 18 दिन में। इन दोनों के बीच एलसीएम कितना हो गया, 36। अगर ए का एफिशिएंसी देखें तो 36/12 यानी कि 3 की क्षमता है इसका। बी का देखें तो 36/18 यानी कि इसका क्षमता 3 है, इसका क्षमता 2 है। टोटल काम करना है 36 दिन। अब कह रहा है कि बी जो है ए लेकिन कार्य खत्म होने से 3 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। अगर 3 2 5 5 के एफिशिएंसी से अगर ये लोग काम करें तो इस काम को कितना दिन में खत्म कर सकता था, 5-7 दिन में ये कितना काम करता, 35 काम 7 दिन में कर देता लोग। लेकिन हमसे कह रहा है काम खत्म होने से 3 दिन पहले अगर ये छोड़ के चला जाए, यानी कि 9 काम ये छोड़ दे रहा अकेले। हमने कहा भाई तो रुक, कम से कम 9 काम करके जा, तो ए से हमने 3 दिन का काम इसका
9 काम करवा लिया, तो टोटल काम कितना हो गया 45 दिन। अब अगर ए और बी का कार्य क्षमता मिला दे 3 दूर 5, 45 के काम करना है, तो 5 के इफिशियंसी से ये कितना दिन में काम खत्म कर देगा 9 दिन में। 9 दिन में ये दोनों मिलकर क्या कर देंगे काम खत्म कर देंगे। लेकिन दोनों ने साथ मिलकर कितने दिन कार्य किया था, तो ये तो 3 दिन पहले छोड़ के चला जाता, लेकिन दोनों ने साथ मिलकर कितने दिन, तो 9 माइनस 3 दिन, यानी कि ये दोनों ने साथ मिलकर 6 दिन काम किया था। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि यदि सेक 5a बराबर कॉसेक 7a हो, तो ए का मान क्या होगा जबकि 7a लेस देन 90 डिग्री। देखिए जब भी आपसे सेक थीटा 1 बराबर कॉसेक थीटा 2 की बात की जाए, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर क्या होगा 90 डिग्री होगा। अब थीटा 1 क्या है, थीटा 1 हमारा क्या है 5a और 7 है, तो 5a प्लस 7a बराबर 90 डिग्री, तो 12a बराबर 90 डिग्री, तो a बराबर क्या हो जाएगा 90/12, यानी कि अगर इसे काट देंगे 3 चौके 12, 3 से कट जाएगा 30 बार में, 2 से काट दिए 2 दूना 4, 2 से कट जाएगा 15 बार में, यानी कि 15/2 डिग्री हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन यानी कि 7.1/2 डिग्री भी लिख सकते हैं, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है, 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से दोगुनी हो जाएगी, तो लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए फादर और सन के उम्र का जो डिफरेंस है वो कितना है 24 वर्ष का है। कितना वर्ष का है 24 वर्ष का है। कह रहा है कि 2 साल बाद, यानी कि 2 साल बाद इन दोनों का उम्र का अनुपात हो जाएगा 2:1। तो 2 साल बाद भी या कई साल बाद भी अगर बाप बेटे की उम्र में 24 साल का अंतर है, तो हमेशा 24 साल का ही अंतर रहेगा, यानी कि इस वक्त उसके पिताजी 48 साल के होंगे, तो उसका बेटा कितना साल का होगा 24 साल का होगा। ठीक है, 2 साल बाद की बात की गई है। अब कह रहा है कि लड़के की वर्तमान आयु क्या होगी, यानी 2 साल बाद अगर लड़के का उम्र 24 साल है, तो 2 साल पहले वर्तमान में क्या होगा 24 - 2, यानी कि 22 साल उसका लड़का होगा, और उसका पिताजी कितने साल के होंगे 46 साल के होंगे, तो लड़का 22 साल का होगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि x/2x + y + z बराबर y/x + 2y + z बराबर z/x + y + 2z बराबर अल्फा हो, तो x + y + z बराबर डज नॉट इक्वल टू 0, तो अल्फा का मान क्या होगा। देखिए इसे हम 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो x बराबर y बराबर z बराबर इन सभी के मान क्या कर दें x कर दें, या x y z को बराबर कर दें। अब देखिए अगर x बराबर y बराबर z कर दें, इन तीनों का मान को हम बराबर कर दें, तो अगर x पुट करते हैं इसके जगह पे, तो ये क्या हो जाए x/x, x 2x और 2x 4x, x कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/4 बराबर अल्फा। यहाँ पे अगर y कर दें तो y/1 2 यानी कि 4y, y कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा 1/4। अगर z कर दें तो z/1 2 3 यानी कि 4z बराबर अल्फा, z कट जाएगा यानी कि 1/4। या आप x बराबर y बराबर z बराबर 1 पुट करेंगे तो भी ये सब 4 आ जाएगा, यानी कि 1/4 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, और मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का औसत तापमान 34 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार से के तापमान का 4/5 है, तो बृहस्पतिवार का तापमान क्या हो जाएगा। देखिए मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे, इन सभी का औसत कितना दिया हुआ है, औसत दिया हुआ है 37 डिग्री। तो यहाँ से मंडे प्लस
ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का कितना टोटल ये हो जाएगा ये आपका 111 हो जाएगा। 7 के 21 के 9 2 3 9 2 11 111 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमसे कह रहा है मंगलवार से। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, इसका कितना हो गया 34 डिग्री। तो इसे डायरेक्ट लिख सकते 34 3 जो 12 के 2 हाथ में 1 यानी कि 102 हो गया। ठीक है, इसका 102 हो गया। अब इन दोनों का अगर हम माइनस कर दें तो ट्यूसडे ट्यूसडे कट जाएगा, वेडनेसडे वेडनेसडे कट जाएगा, तो मंडे माइनस थर्सडे क्या हो जाएगा 11 में से 102 गया, कितना हो जाएगा 9, यानी मंडे और थर्सडे का क्या हो जाएगा अंतर 9 हो गया। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है। बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे बटा मंडे का जो ये है वो 4/5 है, यानी एक गैप का अनुपात देखिए मंडे और थर्सडे का अनुपात कितना है, एक गैप का अनुपात 9 यूनिट है। तो 4 का क्या हो जाएगा 4 9 36 और 5 का क्या हो जाएगा 9 5 45, तो हमारा क्या हो जाएगा 36 और 45। तो बृहस्पतिवार का तापमान क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि पिरामिड के आधार एक आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। यदि दाएं आयताकार पिरामिड के शीर्ष से गुजरने वाले सभी पार्श्व किनारों की लंबाई 26 सेंटीमीटर है तो पिरामिड का आयतन क्या होगा। सबसे क्या आधार जो इसका क्या है वो आयत है। अगर ये 16 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर है तो इस आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब हमसे पिरामिड का जो आयतन कह रहा है, क्या पूछा है आयतन, तो 1/3 गुना इस आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल गुना क्या हो जाएगा ऊंचाई। अब 1/3 आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 16 गुना 12 गुना और क्या दिया है 26 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया है तो 26। 3 से 12 को काट देंगे 4 12 में 3 चौके 12 16 चौके 64 यानी 64 गुना 26। क्या यूनिट डिजिट से हमारा आंसर आ जाएगा 6 चौके 24, यानी कि लास्ट में 4 आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन 2 में 4 है। एक ए में एक बी में तो हमें गुना करना पड़ेगा, यानी 6 दूना 12 यानी 1200 और ये यानी 1200 के आस से ऊपर होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि 1664 ही इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि दिए गए चित्र में ए बी तथा सी डी दो जीवाएं बिंदु पी पर मिलती हैं। यदि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, पी बी बराबर 3 सेंटीमीटर, पी डी बराबर 4 सेंटीमीटर तो सी डी की लंबाई ज्ञात कीजिए। इस तरीके से चित्र है। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये पी है, ये सी है और ये डी है। ए बी का मान 5 सेंटीमीटर, पी बी का 3 सेंटीमीटर, पी डी का 4 सेंटीमीटर, सी डी का पूछ रहा है यानी इसका लंबाई पूछ रहा है। ये डायरेक्ट एक थ्योरम होता है, इसे कहते हैं पी ए इंटू ये वाली संख्या को पहले इससे गुना कीजिए, पी ए इंटू पी बी ये बराबर होता है पी सी इंटू पी डी के, पी सी इंटू पी डी के। ठीक है, पी सी इंटू पी डी, लेकिन हमसे क्या पूछा है सी डी का मान पूछा है। तो देखिए यहाँ पी ए का मान कितना हो जाएगा, पी ए कितना हो जाएगा 5 3 8, पी बी का मान कितना हो जाएगा 3, पी सी का मतलब हो गया पी से सी का मतलब हो गया सी डी प्लस पी डी, इस पी से सी का मतलब हो गया सी डी प्लस पी डी इंटू पी डी। अब देखिए सी डी का मान हमको निकालना है तो ये 8 3 के 24 कर देंगे, तो सी डी को हम सी डी रहने देंगे। पी डी का मान कितना है 4 है, तो 4 इंटू 4। अब ये 4 से 24 को 6 बार में काट देंगे तो सी डी प्लस 4 बराबर 6 हो गया है। तो सी डी का मान क्या हो जाएगा, ये उधर जाके 6 माइनस 4 यानी कि 2 हो जाएगा, यानी ये सी डी का मान क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।